गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है दिसंबर 28 और दिन है शनिवार। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे हम लोग। आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले आज का न्यूज़पेपर में पहला आर्टिकल था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, तो हमारा विदेशी मुद्रा जो भंडार है ना, अभी घटने लगा। पहले बढ़ रहा था, 700 प्लस चल गया था, हमारा 700 अरब डॉलर चला गया था। ठीक है, लेकिन अब जो है हमारे पास घट रहा है। ठीक है, तो इसके कारण को हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर देखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार में होता क्या क्या आइटम, मतलब इसमें कौन कौन से मद को इसमें शामिल किया जाता है। अभी बीपीएससी एग्जाम हुआ था 69th वाला, यूपीपीएससी से हुआ था, उसमें ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा है। पहला है कि फॉरेन, अभी आते हैं हम लोग पीटी में क्या पूछता है वो देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पर पीटी एग्जाम में क्या पूछता है? फॉरेन हो गया यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर। सबसे पहला इसमें कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना, भारत का कितना है अभी? 642 जो है ना अरब डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरा, इसमें 4 आइटम्स में इंक्लूड होता है। पहला क्या होता है? फॉरेन करेंसी एसेट होता है। दूसरा, गोल्ड होता है इसमें शामिल। थर्ड में क्या होता है? और आईएमएफ के पास जो हमारा रिजर्व है वो, और एसडीआर बॉक्स, ये चारे मदे इसमें शामिल होते हैं। बीपीएससी एग्जाम में बहुत पूछा है ये वाला, याद रखिएगा इसको। और देखते हैं हमारा जो फॉरेन रिजर्व है ना, ये वाला, इसको मेंटेन कौन करता है? आरबीआई, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, इसमें जो है ना जो फॉरेन करेंसी एसेट देखिए हम लोग, इसमें सिर्फ डॉलर ही नहीं बल्कि येन, युआन, पाउंड स्टेरलिंग, ठीक है, युआन, सारे इंक्लूड होते हैं इसमें। क्लियर है? तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, हाँ, मेंस में आपसे क्या पूछेगा कि ये जो घटा है ना, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। तो आपको मेंस वगैरह में जब आप दीजिएगा यहाँ पे, तो ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाइएगा और यहाँ पे जो है आपको कारण को लेकर बताना है मेंस में क्या पूछता है। तो सबसे पहला जो अमेरिकी नीति है ना, अमेरिकी नीति जो है ना, अमेरिका जो पॉलिसी है वो जिम्मेदार है। तो यहाँ पर रुपया जो है हमारा कमजोर हो रहा है, रुपया भी कमजोर हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा फॉरेन रिजर्व जो यहाँ पे घट रहा है। थर्ड में क्या हो गया? जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूड ऑयल है ना, वो भी जो प्राइसों में वहाँ पे क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो हम लोग जो क्रूड ऑयल मंगाते हैं, जब प्राइस बढ़ेगा तो हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो मेरा फॉरेन रिजर्व घट जाएगा ना, ये भी याद रखिएगा। फिर अमेरिका जो पॉलिसी है, वहाँ का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वहाँ की जो बैंक है ना, मतलब जो है जो क्या बोलते हैं उसको, रेट को बढ़ा रही है। तो जो भी इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे, भारत में इन्वेस्ट किए हैं, अब उनको रिटर्न जो अमेरिका में ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ से क्या करते हैं? अपने पैसा को निकाल के वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा फॉरेन रिजर्व घट रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर जियो पॉलिटिक्स जो स्थिति है, यहाँ पे आप देख रहे हैं युद्ध हो रहा है, इजराइल हमास फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो इससे हमारा जियो पॉलिटिक्स जो समीकरण है वो बिगड़ जाता है, तो इससे हमारा सप्लाई चेन इफेक्ट होता है और यहाँ पे फिर हमारे फॉरेन रिजर्व को यहाँ पे नुकसान पहुंचता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट मुद्दे पे चले हम लोग। अब आते हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में, यहाँ पे बात किया गया है। उनका पता है ना, कल स्वर्गवास हो गया था और उनका योगदान हमारे अर्थव्यवस्था में अतुलनीय है। ठीक है, पूरा देश जो है ना 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक मना रहा है और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, वो 7 दिन तक जो है झुका रहेगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो वो हमारे लिए जो है ना, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा क्षति है जो वो हमारे बीच नहीं रहे। तो कुल मिलाकर जब यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, आइए देखते हैं फटाफट एग्जामिनर क्वेश्चन क्या क्या पूछता है और इस आर्टिकल में क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो है ना, क्या करता है आजकल एग्जामिनर, एक तरफ जो है ना महत्वपूर्ण जो अधिनियम होते हैं, एक्ट होता है, वो दे देगा और ईयर दे देगा, बोलेगा मैच करके बताइए। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, जैसे कि राइट टू एजुकेशन कब हुआ था? राइट टू एजुकेशन कौन सा ईयर में एक्ट बना था? तो राइट टू एजुकेशन जो है ना, आई थिंक 2009 में, ये याद रखिएगा। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये कब? 2005 में, ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा और कुछ खास इसमें नहीं, अभी यहाँ पर 2 ही महत्वपूर्ण खास था। तो राइट टू एजुकेशन 2009 याद रखिएगा। हाँ, मनरेगा भी याद रखिएगा, मनरेगा भी मनरेगा इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया था 2005 में। ठीक, तो ऐसा करके ईयर दे देगा एक तरफ और एक तरफ एक्ट दे देगा, बोलेगा मैचिंग करने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पीटी में ऐसे ही पूछता है। फिर हम लोग बात करेंगे, और कल जो है हमने एक क्वेश्चन बता रहे थे, आरबीआई पे ही बात कर रहे थे कि किस कमेटी की सिफारिश से बना था। तो कल हमारे जो व्यूअर है उन्होंने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है रिस्पॉन्स करते हैं। फिर ये जो है ना कोटेशन आप याद रखिएगा, आपको जो है ना जब सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा हुआ जब मुद्दे पे जब आपको लिखना होगा, ठीक है, तो आप इस सब कोटेशन को आप याद रखिएगा।
और जैसे कि पराधीन रहना सबसे बड़ा कायरता है। पराधीन मतलब किसी दूसरे के अधीन रहना। और वह मनुष्य हमेशा दुखी रहता है जो दूसरों के अधीन रहता है, ठीक है, जो अपना कल्याण नहीं कर सकता, अपना फैसला नहीं ले सकता, जो दूसरे पे आश्रित रहता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहें। हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने सेल्फ रिलायंट रहें, ठीक है, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने निर्णय के लिए हम स्वतंत्र रहें। तो ये शायद सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कोटेशन दिया था, याद रखेंगे आप। अब आते हैं क्वांटम कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना, तो यहाँ से पीटीएम एग्जाम में बहुत सारे फैक्ट पूछे गए हैं जो आपको हम एक एक करके बताएंगे, और मेंस में भी पूछा जाता है। देखिए मेंस में कैसे पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा कि क्वांटम कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था को डेवलप, जो विकसित बनने में कितना हद तक कारगर है, प्रकाश डालें। और सरकार ने क्वांटम कंप्यूटर के विकास के लिए कौन कौन सी नीतियां बना रखी है, कौन कौन सी योजनाएं चला रखी है, आप इस पर टिप्पणी या प्रकाश डालें। इस तरह का मेंस में क्वेश्चन फ्रेम करता है। लेकिन जो पीटी एग्जाम में पूछता है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। आप सारे एग्जाम में देखेंगे तो यहाँ पे जो पूछा गया है क्यूबिट को लेकर। क्यूबिट क्या होता है, देखिए क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर समझ लीजिए। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, जो हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटर होता है ना, वो 0 और 1 पे काम करता है। हमारा जो बाइनरी नंबर है 0 और 1 को समझता है और उसमें काम करता है। लेकिन क्यूबिट जो है ना, 0 को समझता है, 1 को भी समझता है, और 0 1 साथ में ना इसको भी समझता है, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटर का जो यूज है ना, वो अब जो जितने भी हमारे डाटा है उसको सुरक्षित रखने में, हमारे डेटा को प्रोसेसिंग करने में, हमारे डेटा के को एनालाइज करते हुए निष्कर्ष निकालने में बहुत यूज होगा। क्लियर है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वांटम कंप्यूटर के जो शब्द दिया था पहली बार मैक्स प्लांक ने दिया था। यहाँ पे मैंने टिक करके रखा है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। मैक्स प्लांक ने दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे मैक्स प्लांक, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। साथ ही बता दें, जो क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, उसका स्टडी किया जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल का स्टडी किया जाता है, इस कारण से न्यूज में आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर बात करें एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र से लेकर जो है आपका रक्षा के क्षेत्र तक काफी यूज हो रहा है ना। उसी प्रकार कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर, वो भी जो ना बहुत क्षेत्रों में यूज होगा। तो इसको लेकर भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। हाँ, चीन की चाल को लेकर। देखिए अभी चाइना भी न्यूज में फिर से चर्चा में बन गया। पहले तो अभी भारत और चाइना के बीच में संवाद हो रहा था, अच्छे खबरें देखने को मिल रहा था। लेकिन चाइना का जो विस्तारवादी जो लक्षण है ना, चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इसने फैसला किया है कि हम ब्रह्मपुत्र पे क्या बनाएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जिसको सांगपो नदी भी बोलते हैं, उस पर बांध बनाएगा। क्या बनाएगा, उस पर बांध बनाएगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले पीटी एग्जाम में क्या पूछता है, जो मैंने कई दफा भी यहाँ पे जो बात किया था। चाइना को लेकर जो है पीटी में पूछता है, सबसे पहला मैकमोहन लाइन याद रखिएगा। मैकमोहन क्यों, अभी मैकमोहन लाइन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, ठीक है। बोला था कि मैकमोहन लाइन जो है ना, आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश। पहला याद रखिएगा। चाइना के साथ भारत के कितने राज्यों जो है सीमा साझा करता है, तो यूके करता है, मतलब उत्तराखंड। उसके बाद आपका सिक्किम करता है ना, और सिक्किम करता है। फिर लद्दाख करता है, ये भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश करता है। ये तमाम राज्य जो है चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं, ये हो गया। थर्ड में हम लोग बात करेंगे कि भारत और चाइना के बीच में जो विवाद है, जो ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर रहता है, काली नदी को लेकर रहता है, ये भी याद रखिएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और भारत के बीच में जो है सीमा जो है यहाँ पे डिसाइड करता है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं हम लोग बांग्लादेश के साथ, सेकंड नंबर पर आता है चाइना, ये भी याद रखिएगा। चाइना में जो है, और चाइना की और क्या खासियत पूछता है यहाँ पे एग्जाम में, आई थिंक इतना इनफ है। और हाँ, मेंस में आपसे क्या पूछेगा, मेंस में आपसे यही पूछता है कि भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं अभी हाल के दिनों में काफ़ी कड़वाहट देखने को मिले, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा उसी में ऐड कर देगा आपको कि सरकार ने या दोनों देशों ने इसको रिजॉल्व करने के लिए, समाधान के लिए क्या क्या अपने स्तर पर प्रयास किए गए हैं, इस पे बात कीजिएगा। सरकार जो है ना, चाइना की चुनौतियों से निपटने के लिए, जो चाइना जो चैलेंजेस उत्पन्न कर रहा है उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या कूटनीतिक पहल की है, इस पे आप प्रकाश डालें। तो इस तरह के मेंस में फ्रेम क्वेश्चन करता है, याद रखिएगा। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि चाइना और भारत के बीच में क्या विवाद है, तो विवाद वालों को लेकर देखिए ऐसा लिखना है हम लोग को। नॉर्मली फ्लो चार्ट बनाएंगे यहाँ से, यहाँ पे विवाद लिखिएगा। तो यहाँ पे भारत और चाइना के बीच में जो है यहाँ पे बाउंड्री को लेकर सीमा विवाद देखने को मिलता है। पहला नदी विवाद देखने को मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। विस्तारवादी को लेकर जो नीति है, विस्तारवादी नीति। फिर भारत का जो, चाइना का जो BRI है, भारत जिसको नकारता है, ठीक है, BRI जो नीति है जो चाइना का, उसको भारत नहीं मानता है।
पीओके वाला पे जो है ना चाइना जो क्या कर रहा है, अपना निर्माण कर रहा है, ढांचा का निर्माण कर रहा है, उसको भी लेकर विवाद है। फिर जो भारत की जो नेबर कंट्री है, जैसे कि मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इस पे चाइना का जो है ना दखल वहाँ पर आता है, जो कि भारत के लिए एक चैलेंज उत्पन्न करता है। क्लियर है। और फिर जो जो प्रशांत और हिंद महासागर है, हिंद महासागर, वहाँ पर चाइना का दखल दे रहा है। चाइना वहाँ पर जबरदस्ती जो है वहाँ पे अपना युद्ध अभ्यास करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तमाम चैलेंजेस या विवाद देखने को मिलेगा आपसे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो फिर से ये आर्टिकल जो है ना, ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका जो है ना किस तरह का कार्यकाल रहा है। आपको बता दें, इनका जो कार्यकाल जो रहा ना, मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा रहा है और अतुलनीय रहा है। आपको बता दें, ये प्रधानमंत्री के एडवाइजरी के रूप में भी काम कर चुके हैं, आरबीआई गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। जितना भी सुप्रीम पोस्ट होता है ना इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, सबने मतलब सभी ने जो सभी पोस्ट पे ये रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका जो है ना जो काम करने का तरीका था ना, देश हमेशा इनका ऋणी रहेगा। इनका जो योगदान है हमेशा याद किया जाएगा। और अभी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है। उन्होंने आग्रह किया है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री है ना, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, उनका जो अंतिम जो क्रिया होगा वहीं पे किया जाए जहाँ पे उनका स्मारक बनाने की जगह हो। ठीक है, तो ये आग्रह किया जाए और हमारे प्रधानमंत्री जी इसको स्वीकारेंगे भी। ठीक है, देखिए पक्ष और विपक्ष तो हमेशा चलते रहेगा, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष हमेशा चलते रहेगा, विवाद चलते रहेगा, मसले उठते रहेंगे। लेकिन जब राष्ट्र हित की बात होती है ना, तो यहाँ पे विपक्ष और जो हमारा पक्ष है, दोनों साथ जो है यहाँ पर आ जाते हैं। यही हमारी लोकतंत्र की खासियत है। अभी हाल में ही हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में पढ़ा था, उन्होंने भी कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी और ठीक है हमारा देश रहना चाहिए, हमारा लोकतंत्र रहना चाहिए। ठीक है, तो आप इस सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं कि इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए ना, याद रखिएगा, सूचना का अधिकार, जो अभी हम लोग बात किए थे, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू, माफ कीजिएगा, सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा जो है हम लोग बात किए थे, अभी भोजन के अधिकार पे बात किए थे, लोकपाल जैसे कानूनों पे बात किए थे, 2013 में आया था। तो एक तरफ जो है एक्ट के नाम दे देगा, दूसरी तरफ ईयर दे देगा, बोलेगा मैचिंग करके बताइए। क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करता है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, ये है करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटे हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैड। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ से? क्वेश्चन यही पूछता है आपसे कि करंट मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन पूछ देगा, करंट अकाउंट डेफिसिट से आप क्या समझते हैं। और ये जो है ना करंट अकाउंट डेफिसिट के जो आंकड़े हैं ना, वो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रदर्शित होते हैं। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उसके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन जो पीटी में पूछा है, देख लीजिए यहाँ से। सबसे पहला इसमें कौन कौन सा जो मदे शामिल होता है, आइटम आता है। तो जितना भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, इंक्लूड होता है, इंपोर्ट करते हैं वो इंक्लूड होता है। जो रेमिटेंस होता है, रेमिटेंस आप पता है ना, रेमिटेंस में भारत सबसे टॉप पे है। रेमिटेंस मतलब क्या होता है? जो भारत के नागरिक दूसरे देश में काम करते हैं, वहाँ पर पैसा अर्न करते हैं, फिर अपने परिवार को भेजते हैं भारत में, उसी को रेमिटेंस बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है भारत, ये भी याद रखिएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट एक होता करंट अकाउंट होता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सा मदे शामिल होता है? तो कैपिटल अकाउंट में हो गया जैसे शेयर वगैरह हो गया, ठीक है, बॉन्ड वगैरह हो गया यहाँ पे, और जो लोन वगैरह हम लोग लेते हैं, जो संस्था होती है या जो देश होता है, वो सब आपका कैपिटल अकाउंट में शामिल होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे ओसामू सुजुकी। आप जो सुजुकी जो कंपनी देख रहे हैं ना, उन्हीं की ये प्रमुख है ये। ठीक है, तो उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पे शोक जो यहाँ पे व्यक्त किया है। नाम याद रखिएगा, ओसामू सुजुकी। ठीक है, और इनका एक बीमारी हो गया था लिम्फोमा बीमारी से इनका देहांत हो गया। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछेगा, ओसामू सुजुकी कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ऑटोमोबाइल, याद रखिएगा, ऑटोमोबाइल। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आप किसी भी एग्जाम का दे रहे हैं ना, एक तरफ दे देगा निधन वाले व्यक्ति का नाम दे देगा, उनका कार्य क्षेत्र दे देगा। तो आपको यहाँ पर मैचिंग करने के लिए पूछेगा आपसे। जैसे इकोनॉमिक्स का क्षेत्र में भी किनका योगदान है? हमारे मनमोहन सिंह जी का, तो उनके बारे में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा। सुजुकी का, ऑटोमोबाइल के बारे में पूछ लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे सौर पैनल को लेकर। देखिए यहाँ पे सौर पैनल को लेकर बातचीत किया गया। हमारा सैटेलाइट देख रहे हैं ना, जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट जो हमारा स्पेस में जो घूम रहा है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो यही सौर पैनल से ही मिलता है। ठीक है, वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमारी सैटेलाइट को पावर मिलता है। सोलर पैनल को लेकर आपको बता दें, जो सबसे भारत में सबसे ज़्यादा काम किया गया है वो गुजरात में किया गया, ये भी याद रखिएगा। सोलर पैनल क्या होता है? जो सनलाइट होता है ना, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
यहाँ पे एनजीटी आप देख रहे हैं ना, हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको 2010 में एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, और ये पर्यावरण के क्षेत्र में जितना भी मुद्दा होता है ना, वो स्वतंत्र है इसमें फैसला लेने के लिए, इसको आप याद रखिएगा। जॉर्जिया भी न्यूज़ में आता है, इस कारण से ब्लैक सी न्यूज़ में आ गया है और कैस्पियन सी न्यूज़ में आ गया ना, तो आप लोग यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए। ब्लैक सी जो है यहाँ पे रसिया, जॉर्जिया और यूक्रेन यहाँ पे टच करता है। कैस्पियन सी का लोकेशन अजरबैजान, फिर आपका यहाँ पे रसिया और यहाँ पे ईरान बाउंड्री साझा करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। फिर हम लोग बात करेंगे, ये क्या था, पहाड़ में देख लीजिए, यहाँ पे नदी भी देख लीजिए, गोदावरी नदी यहाँ देख रहे हैं ना, भीमा नदी देख रहे हैं, कृष्णा नदी देख रहे हैं, ठीक, तुंगभद्रा नदी देख रहे हैं। तो तुंगभद्रा और भीमा जो है ना, कृष्णा नदी का क्या है, सहायक है, ट्रिब्यूटरी है। पेन्नार नदी देख रहे हैं ना, ऐसे ही पूछेगा कि नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, तो नदी भी आप लोग देख के रखिएगा। कावेरी यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, कोली डैम देखने को यहाँ पर मिलेगा। फिर यहाँ पे पहाड़ देख लीजिए, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है, जैसे कि यहाँ पे होगा नीलगिरी, डोडा बेटा, अनाईमुड्डी, कार्डमम, ऐसा करके पूछेगा आपसे। फिर आ जाइए यहाँ पे पोर्ट जो है ना, उसको लेकर कांडला कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। मुंबई कहाँ पे है, मुंबई पोर्ट, ये आपका महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। मोर्मुगांव कहाँ पे, कर्नाटका में है। न्यू मंगलोर कहाँ पे, ये भी आपका कर्नाटका में है। कोची पोर्ट कहाँ पे है, केरल में है। फिर आइए तूतीकोरिन कहाँ पे है, आपका तमिलनाडु में। चेन्नई पोर्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में। इन्नौर तमिलनाडु में। आंध्रा में क्या है, विशाखापट्टनम। पारादीप कहाँ पे, उड़ीसा में। कोलकाता कहाँ पे है आपका, ये वेस्ट बंगाल में। ये फैक्ट याद रखिएगा। फिर आ जाइए पहाड़ को लेकर, जो श्रेणी होता है, जैसे कि केटू पूछ लिया, सबसे ज्यादा भारत का जो सबसे ऊंचा वाला जो पहाड़ है ना, पर्वत, यही है केटू, और गौंड अष्टमी भी बोलते हैं इसको। इसके बाद देख लीजिए आप यहाँ पे नंदा देवी, ये पूछता है। फिर कंचनजंगा का देख लीजिए, हाइट 8586 है यहाँ पे। फिर नंदा देवी देख लीजिए यहाँ पे, है ना। फिर मिहिर हिल्स देख लीजिए, डाफला हिल्स देख लीजिए, गारो खासी जयंतिया को भी देख लीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे नागा हिल्स देख लीजिए, मिक्किर हिल्स देख लीजिए, है ना। तो बार बार देखेंगे ना, तो चीज़ जो है ना, आपके दिमाग में छप जाता है ये, फिर आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए अरावली को देख लीजिए, यहाँ पे अरावली रेंज, ठीक। और फिर यहाँ पे सतपुरा रेंज को देख लीजिए, अरावली, सतपुरा। सतमाला को देख लीजिए। दंडकारनीय देख लीजिए, यहाँ पे दंडकारनीय से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन सा राज्य में फैला हुआ है, तो 3-4 राज्य में है। उड़ीसा में है, देखने को मिल रहा है, आपको मिल रहा है ना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये तमाम क्षेत्र में देखने को मिलेगा। फिर है गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर मिहिर हिल्स, नागा हिल्स आप देख रहे हैं ना। फिर है बरेल हिल्स या पटकुई बूम, ये सब म्यांमार को बाउंड्री साझा कर रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं बांग्लादेश जो है ना, किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया असम, ये हो गया मेघालय, ये हो गया त्रिपुरा। और त्रिपुरा तीनों ओर से किससे घिरा हुआ, बांग्लादेश से घिरा हुआ, ये भी याद रखेंगे आप। फिर आ जाइए मेडिटेरियन सी के बारे में। जॉर्डन और सीरिया बाउंड्री साझा नहीं करता है मेडिटेरियन से, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजा स्ट्रिप का लोकेशन याद रखिएगा, जॉर्डन के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। वेस्ट बैंक याद रखिएगा, ठीक है, और डेड सी भी याद रखिएगा। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया, और ये अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले, लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।